Okay. So students, in the last topic we have done foreign exchange rate. Now the new chapter will be government budget. तो जनरली मुझे बताओ कि बजट क्या होता है? What exactly you mean by budget? घर में हम बात करते हैं कि इनकम इतनी है, एक्सपेंसेस इतने हैं, शादी का बजट, इस चीज़ का बजट, तो एग्जैक्टली बजट होता क्या है? तो बजट होता है इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। एक्चुअल में कितनी इनकम तो हमारे पास आ रही है और कितना खर्चा हो रहा है, उसके रिकॉर्ड को अपन बजट बोलते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट बजट क्या है? What do you mean by government budget? Government budget is a statement or record. Government budget, गवर्नमेंट आपको पता है हर बार फरवरी में गवर्नमेंट अपना एक बजट डिक्लेयर करती है। हर बार फरवरी में गवर्नमेंट अपना एक बजट डिक्लेयर करती है। What exactly government budget is? Government budget is a statement or record of all the estimated receipts and all the estimated payments of government during the year. एक साल में गवर्नमेंट के कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई, उसके रिकॉर्ड को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। Within a year, how much total estimated, actually estimated receipts of the government and estimated payments of the government. It is a record or statement of all the estimated receipts and estimated payments of the government during the year. एक साल में गवर्नमेंट के पास कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, उसके रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। इट इज द गवर्नमेंट बजट। अब देखो गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो मीनिंग तो आपको समझ में आएगी। अब पूरे साल में गवर्नमेंट का कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, उसके रिकॉर्ड को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट और रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड ऑल द एस्टिमेटेड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्यों गवर्नमेंट अपना बजट डिक्लेयर करती है? व्हाई गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स बजट? पहला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income and wealth, reallocation of resources, redistribution of income and wealth, reallocation of resources, economic stability, managing public enterprises, and economic growth। तो देखो गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मीडिएटर। गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन रिच एंड पुअर। ये बात सही है इंडिया में। गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन रिच एंड पुअर। अब मीडिएटर का मतलब क्या होता है आपको पता है? गवर्नमेंट का बेसिकली मेन काम क्या होता है? गवर्नमेंट अमीरों से, रिच पर्सन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स को गरीबों को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। मेनली गवर्नमेंट मीडिएटर है किसके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। बहुत सारे ऐसे वेलफेयर एक्सपेंसेस है जो गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट करने पड़ते हैं पुअर्स के लिए, और जो जितना ज्यादा रिच है गवर्नमेंट को उससे क्या लेना होता है? गवर्नमेंट को उससे टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं। तो गवर्नमेंट इज चार्जिंग हाई टैक्सेस फ्रॉम रिच पर्संस एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दैट मनी टू द पुअर पीपल। वो गवर्नमेंट बजट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ? गवर्नमेंट इज चार्जिंग very high taxes from rich persons and redistributing that money to the poor people. Government is playing the role of mediator between rich and poor. One thing, another point, another important point is what? ध्यान से समझना। another point क्या है? Inequality। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, how government reduces inequality in the country by its budgetary policy। अपनी गवर्नमेंट अपनी बजट से इनइक्वालिटी कैसे दूर करती है? तो तुम्हें पता ही है इनइक्वालिटी क्या होती है? रिचर आर गेटिंग सो रिचर, पुअर आर गेटिंग सो पुअर। तो उनका जो रिच बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं और जो उनका गैप बढ़ रहा है उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। दैट इज नोन एज इनइक्वालिटी। अब सुनो इनइक्वालिटी गवर्नमेंट कैसे दूर करती है? हमारी कंट्री में एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। क्या चलता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एज द पर्सन विल गेट मोर रिचर एंड रिचर, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनके टैक्स रेट भी बढ़ती है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे टैक्स स्लैब्स, इंडिया में जो टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख से 5 लाख, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 to 10 लाख 10% टैक्स है, 10 to 20 लाख 20% टैक्स है, 20 to 25 लाख 25% टैक्स है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, 30 लाख से ऊपर 30% टैक्स है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स की रेट भी बढ़ रही है। तो क्या है,
कि इन गवर्नमेंट का क्या पर्पज है उसके अंदर, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स की रेट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिच है गवर्नमेंट उससे उतना ही ज्यादा पैसा लेती है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एज द इनकम ऑफ द पर्सन विल राइज द टैक्स रेट विल आल्सो राइज, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स की रेट भी बढ़ेगी। तो टैक्स की रेट बढ़ने से क्या होगा, टैक्स की रेट बढ़ेगी, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेंगे, गरीबों को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनइक्वालिटी दूर होगी, इनइक्वालिटी कम होगी। तो पहला जो पर्पस है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनइक्वालिटी दूर करती है गवर्नमेंट। दूसरा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, जितने भी पब्लिक गुड्स हैं लाइक रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, स्ट्रीट लाइट्स, लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, कौन प्रोवाइड कराता है ये सब, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है जितने भी पब्लिक गुड्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होता है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट रोड्स, डैम, फ्लाईओवर्स बनवाती है। तो गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक गुड्स हैं वो गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो ये गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करे, स्ट्रीट लाइट्स, रोड, डैम, फ्लाईओवर ये सब बनवाए। इसमें एक और बात ये है कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर स्कूल नहीं खोलना चाहता। क्यों नहीं खोलना चाहता? बैकवर्ड एरिया में कोई भी प्राइवेट सेक्टर स्कूल नहीं खोलना चाहता। क्यों नहीं खोलना चाहता? क्योंकि बैकवर्ड एरिया में अगर स्कूल खोलेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। बैकवर्ड एरिया में कोई प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहता क्योंकि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें रिक्वायर्ड है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट नहीं होगा। तो बैकवर्ड एरिया में हेल्थ और एजुकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स कि गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इसमें पब्लिक गुड्स हो गए, इसमें बैकवर्ड एरिया में हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजें हो गई। ये गवर्नमेंट बजट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक गुड्स पे गवर्नमेंट स्पेंड करे। बाकी मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, इसकी फोटो नोट्स की प्रिंट आउट आप सब लोगों ने निकाल ली होगी तो उस नोट से पढ़ लेना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आज के टाइम पे जब ये कोरोना आया है पूरी इकोनॉमी डाउन है, खाली इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, हर कंट्री में रिसेशन, हर कंट्री की इकोनॉमी डाउन जा रही है। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे बस के लिए हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑलरेडी पैसा डूबा हुआ है। तो उस टाइम पे इकोनॉमी को रीबैलेंस करने के लिए किसका रोल होता है? किसका रोल होता है? गवर्नमेंट का रोल होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। ये एक टाइम आता है जब बूम पे होती है इकोनॉमी। बूम मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी चल रही है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी चल रही है, सब लोगों के पास जॉब्स हैं, एवरीथिंग इज गुड। एक लेवल पे जाने के बाद ये बूम जो है वो रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। रिसेशन समझते हो? मंदी जो अभी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डल, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं, लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो रिसेशन की सिचुएशन चल रही है। और अगर ये रिसेशन की सिचुएशन लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है तो क्या बन जाता है? वो डिप्रेशन बन जाता है। लॉन्ग टर्म बने रहते हैं तो क्या बन जाता है? डिप्रेशन। इस डिप्रेशन की सिचुएशन में कोई प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाना ही नहीं चाहता क्योंकि उनको पता है 100% मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट से कम हो जाएगी। तो इस डिप्रेशन की सिचुएशन को में इकोनॉमी को कौन रिकवर करता है? गवर्नमेंट। तो ध्यान से समझो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन all the private sectors are not interested to invest money in the economy. At that time it is the responsibility of government to inject the money in the economy. तो उस टाइम पे पैसे कौन डालता है इकोनॉमी के अंदर? गवर्नमेंट ही पैसे डालती है। तो गवर्नमेंट पैसे डाल के धीरे धीरे इकोनॉमी को क्या लगती है? रिकवरी। जैसे थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या कहा था? 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज दिया गवर्नमेंट इंडिया को कि भाई हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर 20 लाख करोड़ रुपीस आइदर डायरेक्ट और बाय लोन्स वी विल इंजेक्ट दैट मनी इनटू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में 20 लाख करोड़ रुपए आएगा क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। तो धीरे धीरे लोगों को थोड़ा चांस मिलेगा, वापस से लोग काम करना चालू करेंगे और इकोनॉमी वापस से बढ़ेगी। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हो जाता है उसको स्टेबल करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। जहाँ पे स्लो डाउन हो जाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते, तो कौन इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट। एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बजट कि वो गवर्नमेंट बजट के थ्रू इकोनॉमी को वापस क्या लेके आए? स्टेबिलिटी पे लेके आए। इकोनॉमिक मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं गवर्नमेंट के जो लॉस में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? लॉस में। जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है,
तो वहाँ पे इतनी फीस नहीं आती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई इतनी फीस नहीं आती, फिर भी बहुत सारे लोगों का इलाज होता है, तो गवर्नमेंट को वहाँ खर्चा करना पड़ता है। तो मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब है गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको सैलरी देना, उनको मैनेज करना। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके थ्रू मैच होते हैं? गवर्नमेंट बजट के थ्रू। ऑल द एक्सपेंसेस आर मैच थ्रू गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट अपने बजट के थ्रू सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करती है। चाहे इवन सम ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर अंडर लॉस, इवन देन दोस ऑल आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट बजट। ठीक है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड फाइनली अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सिमिलर। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जब इकोनॉमी डाउन जाती है या इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना, जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए, ऐसे प्लान्स इंप्लीमेंटेशन करने चाहिए जिससे कि इकोनॉमी बढ़े, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो गवर्नमेंट बजट का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो इस तरह से अपने बजट को यूज करें ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए, इकोनॉमी में एक पॉजिटिव अप्रोच आए, लोग अच्छे से काम करें और इकोनॉमी आगे जाए। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट: redistribution of income and wealth, reallocation of resources, economic stability, managing public enterprises, economic growth. These all are the objectives of government budget. अब हम पढ़ेंगे components of government budget. As I told you earlier also, it is a chapter of 6 marks, बहुत important chapter, ध्यान से देख लो। Now our next topic is components of government budget. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार भी 4 नंबर का क्वेश्चन था इसके अंदर, components of government budget. तो components of government budget आप ध्यान से देखो, दो बेसिकली components है, बजट रिसिप्ट्स बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है ये सुन लो से। अभी मैं आपको एक पॉइंट से चारों पॉइंट समझा दूंगा, तो एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। All those receipts of the government which do not create liability and not reduce asset. क्या समझना है? Revenue receipts are those receipts of the government. Revenue receipts are those receipts of the government. Revenue receipts are those receipts of the government which do not create liability, not reduce asset. गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट्स जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है ना कोई असेट रिड्यूस करती है। गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट्स जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है ना कोई असेट रिड्यूस करती है, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टैक्स। जनरली जब हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास पैसा आया, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द अमाउंट, बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन टैक्स के आने से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई ना गवर्नमेंट की कोई असेट रिड्यूस हुई, तो टैक्स एक कौन सी रिसिप्ट है? टैक्स एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, नॉट रिड्यूस असेट। तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखना। तो दो तरह के रिसिप्ट्स होते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में तो आपको पता है दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? जीएसटी। तो ये जनरल सा एग्जांपल है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं वो ढंग से समझो।
डायरेक्टली जो किसी को पे करना होता है, डायरेक्टली किसी को टैक्स पे करना है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो हमें खुद को डायरेक्ट गवर्नमेंट को फाइल रिटर्न करनी होती है, हम किसी के थ्रू भी करवाते हैं, वो डायरेक्ट हमारे नाम से ही गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। उसका बर्डन हमारे ऊपर होगा, हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस ऑन व्हिच बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अनदर, बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन समबडी एल्स, किसी और के ऊपर अपन बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने 10 रुपीज का कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, अब उस 10 रुपीज में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, आपने 10 रुपीज रेस्टोरेंट को या आपने 10 रुपीज शॉपकीपर को दिया है, तो शॉपकीपर फिर गवर्नमेंट को देगा, तो इनडायरेक्ट वे में अपन टैक्स दे रहे हैं। और शॉपकीपर के ऊपर अगर वो टैक्स लग रहा है तो शॉपकीपर हमारे ऊपर ट्रांसफर कर सकता है उस टैक्स को। तो डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। तो जीएसटी जो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। और ये सारे के सारे टैक्स कौन सी रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट व्हिच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, नॉट रिड्यूस असेट। नॉन टैक्स रेवेन्यू, और गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आता है, फीस, फाइन्स, एस्चीट, डोनेशंस, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम बात क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट इज गेटिंग द मनी। गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आता है, वो हम बात कर रहे हैं। तो कहां से आता है, फीस आती है गवर्नमेंट के पास, कोई लैंड रजिस्ट्रेशन करवाया, हम गवर्नमेंट को पैसे देंगे, गवर्नमेंट के पास फीस का पैसा आएगा। फाइन, बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, गाड़ी का चालान कट जाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको पैरोल पे छोड़ने के लिए, उनको लीव पे छोड़ने के लिए गवर्नमेंट उनसे फाइन लेती है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये फाइन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट फाइन लगा सकती है। एस्चीट क्या होता है, जैसे कोई पर्सन इस दुनिया में है जिसका कोई लीगल हियर नहीं है, हियर समझते हो, उत्तराधिकारी, कि उसके नीचे कोई है नहीं, कि अगर वो आज मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी किसकी होगी पता नहीं है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है और जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन ले लेता है, गवर्नमेंट ले लेती है। और अगर गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी से कोई भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसको एस्चीट बोलते हैं। एस्चीट क्या होता है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रॉपर्टी लेफ्ट विदाउट एनी लीगल हियर। कोई पर्सन ऐसा जिसकी डेथ हो गई, उसकी कोई प्रॉपर्टी का कोई नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी कौन ले लेता है, गवर्नमेंट ले लेती है। उस गवर्नमेंट अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी रेवेन्यू जनरेट करती है, उसको अपन बोलते हैं एस्चीट। डोनेशंस, गवर्नमेंट के पास कोई डोनेशंस आते हैं, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, 2G, 3G, 4G, 5G, ये जो भी कनेक्शंस होते हैं, तो ऊपर जो सैटेलाइट है उनसे कनेक्शन को सेट करने के लिए गवर्नमेंट उसकी स्पेक्ट्रम सेल करती है। कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट लेती है इन कंपनी से, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो जो स्पेक्ट्रम का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे अभी अगर 5G कनेक्शन आता है इंडिया के अंदर, तो बहुत सारी कंपनीज को गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होता है, स्पेक्ट्रम का पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तब गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट राइट्स तभी देगी जब आपने स्पेक्ट्रम खरीदा है गवर्नमेंट से। तो ये सारी की सारी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड नॉट रिड्यूस असेट। फीस, फाइन, एस्चीट, इनसे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई असेट रिड्यूस हो रही है, तो सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब देखना कैपिटल रिसिप्ट क्या है। देखो ये जो पोर्शन है, डू नॉट और नॉट, इसको हटा दो। डू नॉट और नॉट को क्या करो, हटा। डू नॉट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, क्रिएट लायबिलिटी, रिड्यूस असेट। तो बस इतना सा काम है। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which either create liability, वहां तो do not create था, या create liability और reduce asset। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने लोन दिया, लोन टेकन बाय आरबीआई, वर्ल्ड बैंक केसेस है, तो लोन लेने पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं हुई, पैसा तो आया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो लोन लेना एक कैसा है, कैपिटल रिसिप्ट है। लोन लेना क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट लायबिलिटी क्रिएट लायबिलिटी। असेट, तो लोन लेना एक लायबिलिटी क्रिएट करना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ने अपने किसी कंपनी को सेल कर दिया। इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ने इंडियन एयरलाइंस को सेल कर दिया, एयर इंडिया को सेल कर दिया। तो गवर्नमेंट की एसेट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो सारे एसेट गवर्नमेंट के पैसा तो आएगा लेकिन गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस
सेल ऑफ लैंड, गवर्नमेंट ने अपनी कोई लैंड सेल कर दी, पैसा तो आया, गवर्नमेंट का पैसा तो आ रहा है, लेकिन असेट क्या हो रही है, रिड्यूस, तो वो कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑल दोज रिसिप्ट व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस असेट फॉर द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ बजट एक्सपेंडिचर, सेम इसमें भी वही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने पहले बोल दिया था, इस पॉइंट से चारों पॉइंट बन जाएंगे। डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, नॉट रिड्यूस असेट, रेवेन्यू रिसिप्ट। डू नॉट और नॉट हटा दिया तो क्या बन गया, कैपिटल रिसिप्ट। अब आपको इसी लाइन को वहां लिखना है, लेकिन उल्टा, लायबिलिटी की जगह असेट, असेट की जगह लायबिलिटी। ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट क्रिएट असेट and not reduce liability, गवर्नमेंट के वो सारे खर्चे, गवर्नमेंट के वो सारे खर्चे जो ना तो गवर्नमेंट की कोई असेट क्रिएट करते हैं, ना कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, क्या उससे कोई असेट क्रिएट हुई, क्या, जनरल एक्सपेंस से करना ही पड़ेगा, कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही। कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई, क्या, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई। तो वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जांपल क्या है, वेज बिल गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस, अभी गवर्नमेंट ने कोरोना के अंदर बहुत सारे ऐसे लेबर, बहुत सारे ऐसे मजदूर जिनको गवर्नमेंट ने फ्री के अंदर राशन दिया, 2 महीने का राशन, इतना केजी गेहूं, इतना केजी राइस, इतना केजी चीजें हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने वेलफेयर एक्सपेंस किया। ये एक्सपेंस करने से क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्या कोई गवर्नमेंट की असेट क्रिएट हुई, नहीं, गवर्नमेंट की क्या असेट क्रिएट हुई, क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हुई, नहीं हुई। तो ये कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर गवर्नमेंट अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, जनरल एक्सपेंस है, हर साल करना ही पड़ेगा, ना कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट क्रिएट असेट एंड नॉट रिड्यूस लायबिलिटी आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर ये डू नॉट और नॉट हटा देंगे, डू नॉट और नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइदर क्रिएट असेट और रिड्यूस लायबिलिटी। तो डू नॉट और नॉट हटा दो, all those expenditure of the government which either create asset or reduce liability for the government। जैसे गवर्नमेंट ने परचेज ऑफ लैंड, गवर्नमेंट ने कोई लैंड खरीदी, तो गवर्नमेंट ने पैसा तो गया, खर्चा तो हो गया, असेट क्रिएट हो गई। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम हो गई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आइदर क्रिएट असेट और रिड्यूस लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये वाला जो चार्ट है बहुत अच्छे से तुम्हें मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखवा रखा है, तो वो नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पे अटेंशन, कौन से वो डेफिसिट है। इस बार न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का बोर्ड में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, तो वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप फॉर्मूला देखें, मिनट।
सॉरी नाउ डेफिसिट, आपको पता है डेफिसिट क्या होता है? लॉस। व्हेनेवर देयर आर एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिसिप्ट्स, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, क्या होगा वो? डेफिसिट। तीन तरह के डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, फॉर्मूले लर्न करने हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। When revenue expenditures are more than revenue receipts, then it is known as revenue deficit. Then fiscal deficit. Fiscal deficit क्या होता है? Total expenditure minus total receipts other than borrowing. Other than borrowings. अपन इसमें क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर ले लेंगे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स ले लेंगे, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में हमको लोन नहीं लेना, लोन के अलावा जितने भी रिसिप्ट्स है वो क्वेश्चन में गिवन होगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट लोन ही होता है। सपोज करो किसी ने 10,000 की इनकम आई गई और 14,000 का एक्सपेंस हो गया, तो 10,000 आए 14,000 गए, तो 4,000 का एडिशनल लॉस हो रहा है, तो उसने 4,000 क्या किया? लोन लेके कवर कर लिया। तो जो लॉस अमाउंट है वो 4,000 है, जो लोन अमाउंट है वो 4,000 है, बोथ आर इक्वल, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। एंड देन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी अलर्ट, ये सारे वीडियोस आपको प्रॉपर देखने हैं, जो मैंने नोट्स भेज रखा है उसको कवर करना।